हेलो एवरीवन, मेरा नाम है मोहम्मद शकील। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल शिक्षा डिजिटल पर, जहां पर मैं आपको 12th क्लास की पॉलिटिकल पढ़ाऊंगा, जिसका फर्स्ट चैप्टर होगा राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था तब देश के सामने कौन सी चुनौतियाँ आई और देश को किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। तो चलो अब हम शुरू करते हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले देश आज़ाद हुआ। देश जब देश 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को आज़ाद हुआ था, तब आज़ाद देश के प्रथम प्रधानमंत्री बने थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने थे, और जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे तब इन्होंने आज़ादी को संबोधित करते हुए एक भाषण दिया था, जो कि जिसका नाम था भाग्यवधू से चिर प्रतिश भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी के नाम से जाना गया था। डेस्टिनी के नाम से जाना गया था। अब इसके अंदर जब देश आज़ाद हुआ था तब प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू बने थे। इन्होंने आज़ादी को संबोधित करते हुए भाग्यवधू से चिर प्रतिश भेंट या ट्रिस्ट विथ डेस्टिनी नाम का भाषण दिया था, जो कि इस नाम से प्रसिद्ध हुआ था। उसके बाद हम देखेंगे कि जब देश आज़ाद हुआ था तब सबके मन में यही सवाल था कि जो देश की शासन व्यवस्था वो किस तरह चलेगी। तो सबकी सहमति से ये फैसला हुआ था कि लोकतांत्रिक सरकार द्वारा शासन चलाया जाएगा। लोकतांत्रिक सरकार द्वारा शासन चलाया जाएगा, जिसके अंतर्गत सरकार सबके भले के लिए काम करेगी। सबके भले के लिए काम करेगी। और इसमें एक और बात थी कि सरकार जो है वो गरीबों व पिछड़े वर्ग के लोगों का खास ख्याल रखेगी। ये थी जब देश आज़ाद हुआ तब शासन व्यवस्था किस तरह चलाई जाएगी। तो उसके अंतर्गत जो भी कार्य करने के लिए थे वो सरकार इन कार्यों का पालन करने वाली थी। अब हम आगे देखेंगे कि नहीं, मोटे मोटे तौर पर जैसे जब देश आज़ाद हुआ था तब देश के सामने प्रमुख जो 3 चुनौतियाँ आई थी, उन 3 चुनौतियों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो चलो, हाँ, तो अब हम देखेंगे पहली चुनौती, एकता के सूत्र में बांधना। भारत एक विविधता से भरा देश था, क्योंकि
इसमें अलग अलग धर्म, संस्कृति, भाषा और जाति के लोग रहते थे। अंग्रेजों के जाने के बाद इस विविधता से भरे क्षेत्र को एकजुट करना और अखंड भारत का निर्वहन करना, ये थी सबसे पहली चुनौती। अब हम देखते हैं दूसरी चुनौती। दूसरी चुनौती थी कि लोकतंत्र को कायम करना, यानी कि आजादी से पहले यह बात तय किया गया था कि भारत एक संसदीय शासन पर आधारित प्रतिनिधित्व मूलक लोकतंत्र को स्थापित करेगा। प्रतिनिधित्व मूलक का अर्थ होता है कि एक शासक द्वारा अन्य व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करना, मतलब उनका लीडर बनना, प्रतिनिधित्व मूलक। ठीक है, और इतने बड़े देश में इसे कायम करना दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। मतलब कि लोकतंत्र को कायम करना यह दूसरी सबसे बड़ी चुनौती थी। अब हम चलते हैं तीसरी चुनौती के साथ। हाँ, तो अब हम देखेंगे जो तीसरी सबसे बड़ी चुनौती थी उसके बारे में। तो सबसे पहले जो तीसरी चुनौती थी उसमें पूरे समाज का भला करना, मतलब कि समूचे समाज का विकास हो, सभी तबकों को इसका लाभ मिले। मतलब जैसे सरकार जो भी कोई योजना निकाले और उसमें जो गरीब हो, अल्पसंख्यक हो, उनको इसका लाभ मिले। भारत को आज़ादी के बाद वंचितों, अल्पसंख्यकों को एक साथ लेकर सभी के लिए समान का व्यवहार करना था तथा गरीबी, बेरोजगारी जैसी समस्याओं को खत्म करना और आर्थिक विकास को हासिल करना था। ये थी तीन प्रमुख चुनौतियां जिनके बारे में अभी हमने पढ़ लिया है। अब इनके बारे में और गहराई से हम पाठ के अंदर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम वो शुरू करते हैं। हाँ, तो अब हम अगले स्लाइड में जाएंगे जिसका नाम है विभाजन, विस्थापन और पुनर्वास। 14-15 अगस्त 1947 को एक नहीं बल्कि दो राष्ट्र भारत और पाकिस्तान अस्तित्व में आए थे। ऐसा विभाजन के कारण हुआ था। ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान के रूप में बांट दिया गया था, क्योंकि आपने इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में पढ़ा होगा कि राजनीतिक घटनाक्रमों के, आपने इतिहास की राजनीतिक घटनाक्रम के बारे में पढ़ा होगा। आपने इतिहास की पुस्तकों में राजनीतिक घटनाक्रमों के बारे में पढ़ा होगा जिसके अंतर्गत दो राष्ट्र के बीच सीमा रेखा खींच दी गई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि दो कौम, हिंदू और मुस्लिम नाम की दो कौमों का था। उसके चलते मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत की मांग की थी क्योंकि इनका कहना था कि मुस्लिम लीग का कहना था कि भारत किसी एक कौम का नहीं बल्कि हिंदू और मुसलमान नाम की दो कौमों का देश है, जिसके चलते मुस्लिम लीग ने अपने लिए एक अलग राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की थी। लेकिन इसके चलते कांग्रेस जो है ना वो द्विराष्ट्र सिद्धांत के खिलाफ थी। द्विराष्ट्र सिद्धांत यानी कि पाकिस्तान के खिलाफ थी, क्योंकि उनका कहना था कि हम जैसे भी हैं हम एक देश में रहेंगे। लेकिन मुस्लिम लीग नहीं मानी और उन्होंने अलग अपने लिए एक राष्ट्र यानी पाकिस्तान की मांग की थी। ठीक है, अब जब वो सब हो गया तब विभाजन की प्रक्रिया, अब हम देखेंगे विभाजन की प्रक्रिया क्या थी। तो विभाजन की प्रक्रिया जो थी वो धार्मिक बहुसंख्यक को विभाजन का आधार बनाया गया था, जिसमें जिस इलाकों में मुसलमान बहुसंख्यक थे वे तो पाकिस्तान में कहलाए, मतलब जिस इलाके में मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी वो तो पाकिस्तान में कहलाए, पाकिस्तान का क्षेत्र कहलाया। ठीक है, और जिन हिस्सों में हिंदू थे
बाकी बच्चे मतलब पाकिस्तान तो हो गया, जहाँ पर ज़्यादा मुसलमान थे वो तो पाकिस्तान हो गया। अब शेष बच्चा जो स्थान था वो भारत कहलाया। अब हम इसके बारे में अगली स्लाइड में चर्चा करेंगे क्योंकि हाँ, तो अब हम आगे देखेंगे विभाजन में कठिनाई। जब देश का बंटवारा हुआ था तब उसमें विभाजन जो हुआ था उसमें क्या क्या कठिनाई आई उसके बारे में हम देखेंगे कि पहली बात तो ये थी कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक इलाका ऐसा नहीं था जहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो। मतलब कि ब्रिटिश इंडिया में कोई एक स्थान ऐसा नहीं था जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा हो। अनेकों स्थान ऐसे थे जहां पर मुस्लिम आबादी ज़्यादा थी। ऐसे दो इलाके थे जहां मुसलमानों की संख्या ज़्यादा थी, पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान। अब ऐसा भी नहीं था कि इन दोनों जगहों को एक साथ कर दे, ऐसा हो नहीं सका। इसलिए यह आदेश जारी हुआ कि पाकिस्तान के दो हिस्से होंगे जो कि पश्चिम पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने जाएंगे, और बीच का जो बड़ा भूभाग है वो भारत कहलाएगा। दूसरी बात यह है कि बहुल हर इलाका पाकिस्तान में जाने को राजी हो, ऐसा भी नहीं था। मतलब कि कुछ इलाके मुसलमानों के ऐसे भी थे जो कि पाकिस्तान में जाने को तैयार नहीं थे, जैसे कि खान अब्दुल गफ्फार खान। ये पश्चिमोत्तर के सीमा प्रांत निर्विरोध नेता थे जिनकी प्रसिद्धि सीमांत गांधी के नाम से भी है। एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकता है कि सीमांत गांधी से कौन प्रसिद्ध है, तो वो ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो कि सीमांत गांधी के नाम से भी प्रसिद्ध हैं। तीसरी बात यह थी कि ब्रिटिश इंडिया मुस्लिम बहुल प्रांत जैसे कि पंजाब और बंगाल में ऐसे अनेक हिस्से बहुसंख्यक गैर मुस्लिम आबादी वाले थे। अब पंजाब और बंगाल इनका भी बंटवारा किस तरह किया जाएगा, क्योंकि पंजाब में भी ऐसे इलाके बहुत सारे थे जहां पर गैर मुस्लिम रहते थे और बंगाल में भी ऐसे इलाके बहुत थे जहां पर गैर मुस्लिम लोग रहते थे। अब उनका विभाजन किस तरह से किया जाएगा, तब यह फैसला हुआ कि इनका भी विभाजन धर्म के आधार पर किया जाएगा। मतलब जिन इलाकों में ज्यादा जिस धर्म के लोग होंगे उनका उसी तरह से विभाजन किया जाएगा। लेकिन 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि तक यह भी फैसला नहीं हो पाया कि पंजाब और बंगाल का विभाजन क्योंकि यह फैसला नहीं हो पाया क्योंकि इनका जो विभाजन था वो बड़ी त्रैसदी वाला था। पंजाब और बंगाल का विभाजन बड़ी त्रैसदी वाला था, क्योंकि इस समय जब ये बंगाल और पंजाब का विभाजन हुआ था तब यहाँ पर बहुत सारे लोग मरे थे, लोगों को काटा गया था, मारा गया था। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको रातों रात अपना घर बार छोड़ करके पाकिस्तान जाना पड़ा था, और कई लोग ऐसे भी थे जिनकी बहू बेटियों को जबरन अलग धर्म में शादी करवा के उसका धर्म भी परिवर्तन करवा दिया गया था। और कुछ लोग ऐसे भी थे जो अपनी मान मर्यादा के लिए अपनी बहू बेटियों का गला घोंटकर उनको मार दिया था। इनके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे अगली स्लाइड में। हाँ, तो अब हम चौथी विपदा यानी कि विभाजन के परिणामों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें 1947 में बड़े पैमाने पर लोगों की आबादी एक जगह से दूसरी जगह जाने को मजबूर हो गई थी। धर्म के नाम पर एक समुदाय के लोगों द्वारा दूसरे समुदाय के लोगों को मारा जाने लगा। इसमें लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता जैसे शहर सांप्रदायिक अखाड़े बन गए। यानी कि जब विभाजन हुआ था तब लाहौर, अमृतसर और कलकत्ता ये 3 शहर ऐसे थे
जिसमें लड़ाई दंगे होने शुरू हो गए थे, लोगों को मार काटा जाने लगा था। अब सबसे बड़ी बात यह थी, जब विभाजन हुआ था तो उसमें क्या सबके दिमाग में एक ही सवाल आ रहा था, क्या भारत अब हिंदू राष्ट्र बन गया है या नहीं। लेकिन क्योंकि इसमें देश में ज़्यादातर अलग अलग धर्मों के लोग भी थे, इस वजह से सरकार ने ये फैसला लिया कि जितने भी धर्मों के यहाँ पर लोग थे उनको एक समानता दी जाएगी। और इस घटनाक्रम में भारत और पाकिस्तान के कवि हो गए, लेखक हो गए और वो जो फिल्म निर्माता थे, उन्होंने इस घटना के नरसंहार को चित्रकथा और कविताओं में उल्लेखित भी किया है। अब अनुमान किया जाता है कि विभाजन के कारण 80 लाख लोगों ने अपना घर बार छोड़ दिया था, छोड़कर सीमा पार जाना पड़ा था उनको। लेकिन इसमें एक बात और भी थी कि 5 से 10 लाख 5 से 10 लाख लोग तकरीबन इस नरसंहार में मारे गए थे, जिसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे, हर जाति के लोग थे। और इसमें एक और बात हुई थी, वो ये थी कि अलग धर्मों के लोगों द्वारा अलग धर्म की बहु बेटियों को जबरन अपहरण करके लेके गए थे और उनके साथ शादी की थी, और उनको जबरन, जिन्होंने अपहरण किया था उनका वो जबरन उनको धर्म भी परिवर्तन करवाया गया था। इसके बावजूद 1951 के वक्त भारत की कुल आबादी 10 से 12% मुसलमान थी। यानी कि जब विभाजन हुआ था उसके बाद भी 10 से 12% जो जनसंख्या थी वो मुसलमानों की थी। ऐसे में सवाल यह भी था कि भारत अपने नागरिकों तथा दूसरे धार्मिक अल्पसंख्यकों जैसे सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, फारसी और यहूदियों के साथ कैसा बर्ताव करेगा। ये थे अपने राष्ट्र निर्माण की चुनौतियों में जो पहले जो चुनौती आई थी उनके बारे में। इसके आज के लिए बस इतना ही, और फिर हम अगली क्लास में देखेंगे।